आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए आप लोगों ने कमेंट भी किया, सर प्लीज बीपीएससी 134 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। सो कमेंट को देखते हुए, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ अंतर्राष्ट्रीय, ये है बीपीएससी 134। आपका जो टाइटल है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। पहला जो प्रश्न है आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रहित की अवधारणा और उसके तत्वों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका परंपरागत यथार्थवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर है नव यथार्थवाद के प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर ये है कि भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, ये आपका टिप्पणी है ना। संरचनावाद, ये भी आपका टिप्पणी है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 तक जो आपको दिखाया वो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब जो दिखा रहा हूँ वो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका यूरोपीय संघ, ये टिप्पणी है। क्वेश्चन नंबर 17 है सामाजिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सुएज नहर। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या सुएज समस्या। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका शक्ति संतुलन। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। पहला प्रश्न यही था अंतरराष्ट्रीय, सॉरी ये आपका कोड आंसर हो गया। पहला प्रश्न था राष्ट्रीय हित की अवधारणा, राष्ट्रीय हित की अवधारणा और उसके तत्वों की चर्चा कीजिए। तो ध्यान सुनिए, आप लोग हेडफोन यूज कर लीजिए, एयरपोर्ट्स लगा लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, अपने शांत जगह चले जाइए और वहां जाके अपना मोबाइल को ऑन कीजिए और ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने इस तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको सुनकर पढ़कर याद हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका यही है, क्वेश्चन यही है राष्ट्रीय हित की अवधारणा और उसके तत्वों की चर्चा कीजिए। आंसर सुनिए, राष्ट्रीय हित का दूसरा नाम हम लोग समझ सकते हैं देश की भलाई। जब कोई देश अपना राष्ट्र को बचाने के लिए हर तरह का सुरक्षा अपने देश में बनाते हैं ताकि दूसरा कोई भी देश अपना राष्ट्र में घुसकर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, ना पहुंचा दे। यह क्रिया ही राष्ट्रहित क्या कहलाता है, राष्ट्रहित कहलाता है। राष्ट्रहित का तात्पर्य किसी देश के आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि राज्यों के आपसी संबंधों को बनाने में इनकी विशेष भूमिका होती है। राष्ट्रीय हित के कुल 7 मूल तत्व हैं। पहला क्षेत्र संप्रभुता, अच्छा जी 1 2 करके पढ़ते हैं। क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, सेना, झंडा, मुद्रा, भाषा, भाषा है। तो देखिए ये सभी आपके राष्ट्र हित के कुल 7 मूल तत्व है। आप चाहे तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, आप चाहे तो क्षेत्र को अलग से पॉइंट बना ले सकते हैं ताकि आपका आंसर में पेज फुल हो, है ना। जनसंख्या को भी इस तरह से आप जितने भी आपको ये जो है ना, ये
ये जो पॉइंट आपको दिया, इस पॉइंट को आप बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर जल्दी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न की मदद से मार्क्सवाद को समझ लेते हैं, आखिर ये मार्क्सवाद क्या होता है। चलिए, मार्क्सवाद एक प्रकार का कहें तो वह सामाजिक आर्थिक वह एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जो शासक वर्ग के मजदूरों और निर्धन लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है और करता है, जिससे हमारे समाज में धन और विशेषाधिकारों का असमान वितरण होता है। मार्क्सवाद का मानना है कि वर्ग संघर्ष समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। अर्थव्यवस्था प्राथमिक महत्व की है और मार्क्सवाद बताता है कि समाज अर्थशास्त्र के आधार पर विभाजित है। गरीब और अमीर समाज के दो वर्ग हैं। मार्क्सवाद इतिहास के भौतिकवादी संकल्पना भौतिकवादी सॉरी मार्क्स इतिहास के भौतिकवादी संकल्पना पर आधारित। कार्ल मार्क्स ने इतिहास में 5 चरणों को रखा। इतिहास को कितने चरणों पर रखा? 5। पहला द्वंद्वात्मक, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, है ना, पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा वर्ग संघर्ष क्रांति, पांचवा सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व और साम्यवाद। ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अपने अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, परंपरागत यथार्थवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परंपरागत यथार्थवाद क्या है। यहाँ पे तो परंपरागत यथार्थवाद सुनिए। परंपरागत यथार्थवाद, परंपरा शब्द सॉरी यहाँ पर देखो परंपरागत यथार्थवाद क्या है। देखिए यहाँ पर लिया मैंने, परंपरा शब्द का अर्थ होता है परंपरा से चला आता हुआ यथार्थवाद, है ना। यथार्थवाद शब्द का अर्थ होता है वास्तविकता, अर्थात सदियों से चली आ रही वह परंपरा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूती प्रदान करके वास्तविक में एक अच्छे संबंधों को जोड़ता है। यथार्थवाद के 6 सिद्धांत हैं, याद रखिएगा। समाज की तरह राजनीति भी, पहला क्या सिद्धांत है कि समाज की तरह राजनीति भी मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा शासित होती है। दूसरा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य के हितों से आकार लेती है, विशेष रूप से शक्ति के संदर्भ में। तीसरा है सत्ता में रुचि वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है लेकिन स्थिर नहीं है। चौथा है यथार्थवाद राजनीतिक कार्रवाई के नैतिक महत्व से अवगत है। पांचवा है यथार्थवाद किसी विशेष राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं की तुलना ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नैतिक नियमों से नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका देखिए सिद्धांत, यथार्थवाद अन्य विचारधाराओं से बहुत अलग है। यथार्थवाद अन्य क्षेत्रों और उनके विशेषज्ञों के अस्तित्व और प्रासंगिकता से अवगत है, लेकिन कभी-कभी राजनीति को अर्थशास्त्र, नैतिकता और यहाँ तक कि कानून से भी अलग रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर क्या की चर्चा कीजिए। तो सुरक्षा परिषद, आंसर देखिए, सुनिए आंसर। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, है ना, 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, ये सब सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर का अधिकार है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत 1.3 बिलियन की आबादी और 1 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यह संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग
अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पैमानों पर भारत खरा उतरता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सामूहिक आंसर देखिए, सुनिए आंसर। सामूहिक सुरक्षा को हम एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में भी समझ सकते हैं, जहां देशों का एक समूह अपनी आर्थिक या क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए खतरे की स्थिति में सहकारी संयुक्त कार्रवाई करने का संकल्प लेता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों के आधार के रूप में देखा जाता है। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की बात करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक राष्ट्र की नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक राष्ट्र की सुरक्षा का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों और वैश्विक व्यवस्था पर अवश्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 आया है यहाँ पर। नव यथार्थवाद के प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, आंसर सुनिए। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है जो कहता है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसे सबसे पहले केनेथ वॉल्टज ने 1979 की अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद या न्यूरेलिज्म का सिद्धांत दिया था। इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। केनेथ वॉल्टज ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना, इसकी परस्पर विरोधी इकाइयों और प्रणाली की निरंतरता और परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया। यह मानव प्रकृति पर कम और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अराजक ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें राज्य संचालित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में राज्य के लिए कार्रवाई का एक महत्व तर्क संगत पाठ्यक्रम, आक्रामकता के खिलाफ खुद की रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य और राजनीतिक शक्ति बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए क्या है स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन कीजिए। तो आंसर समझिए, सुनिए। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैश्विक मंच पर राष्ट्रों, राज्यों और अन्य अभिनेताओं के बीच बातचीत के अध्ययन को संदर्भित करता है। इसमें कूटनीति, विदेश नीति, संघर्ष समाधान, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित कई विषय शामिल है। अब देखिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए कई रूप हैं, जिनमें प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इनके रूप की बात करें तो पहला यथार्थवाद आता है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जहां राज्य और सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये उदारवाद और मार्क्सवाद मैंने अभी बताया, और भी आपको इसका आंसर मिलेगा और भी खोजेंगे क्या होता है। उदारवाद भैया ऐसे है जो समाजवादी होते हैं, जो उदारवाद ऐसे होते हैं ना जिसमें उदार भावना होता है। उदारवाद क्या करते हैं, शांति को, प्रेम को, है ना, गरीबी को मतलब शिक्षा देते हैं, है ना, शांति को बढ़ावा देते हैं, हिंसा को जन्म देते हैं। उदारवाद हिंसा नहीं, अहिंसा को, शांति को मतलब अहिंसा। मार्क्सवाद कहते हैं भाई पूंजीपतियों का ही राज्य है, पूंजीपति ही सब कुछ हो सकता है। उदारवाद गरीबी को लेकर क्या करता है, ध्यान देता है। उदारवाद गरीबी के बारे में बताता है, गरीबी का जिक्र करता है, गरीब लोगों का संरक्षण के बारे में बताता है। लेकिन मार्क्सवाद सिर्फ अमीरों के बारे में सोचता है। समझा गया। ये आपको अपने अनुसार भी करना है, आपके बुक में भी है उदारवाद, मार्क्सवाद, वो भी देखिएगा।
रचनावाद, आपका रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में विचारों, मानदंडों और पहचान की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आंसर देखिए, इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध राज्य अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके संबंधित सहयोगियों के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई थी। शीत युद्ध में सिर्फ युद्ध होने की संभावना ही बनी रहती थी। दोनों महाशक्तियों के बीच इस युद्ध में कभी वास्तविक लड़ाई नहीं हुई, और शीत युद्ध क्या होता है, सिर्फ एक संभावना होता था कि हाँ यहाँ युद्ध होगा, दोनों के बीच में युद्ध होगा, लेकिन कभी युद्ध नहीं हुआ, है ना। संभावना वाला ये युद्ध था, दोनों के पास बहुत पावर था, दोनों चाहे तो कुछ कर सकता था, लेकिन इसमें डर, एक दूसरे से दोनों डरते थे कि अगर युद्ध करेंगे तो बहुत विनाश होगा, ये होगा वो होगा। तो यहाँ पे सिर्फ संभावना था, युद्ध हुआ नहीं, इसी युद्ध का नाम पड़ा है शीत युद्ध, जो जब सिर्फ संभावना हो, युद्ध ना हो। अंडरस्टैंड। इस युद्ध में, हाँ, दोनों महाशक्तियों के बीच इस युद्ध में कभी वास्तविक लड़ाई नहीं हुई और ना ही किसी जान माल की क्षति हुई। यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध था। हाँ, यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था, जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषता। पहली विशेषता मुक्त बाजार पूंजीवाद का प्रभुत्व। दूसरी विशेषता लोकतांत्रिक कारण की तीसरी लहर। तीसरी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि। चौथी विशेषता जो था इसका नए तत्वों और कर्ताओं का उदय। इनको आप लोग अलग अलग पॉइंट से बनाएंगे। पांचवी विशेषता नया एक ध्रुवीय केंद्र बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली महाशक्तिशाली के रूप में उभरा। अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे आपका कितना क्वेश्चन है, आपका देखिए 8 नंबर तक। अब देखिए नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं। आई एम रियली स्टूडेंट, जो मैंने लिख नहीं पाया, इसलिए मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे लिखने का मन नहीं कर रहा था, और मन की बात क्या करूँ, टाइम नहीं था, थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम कोड बनाना था ना, तो नहीं लिख पाया। बाकी मैंने यहाँ लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चलिए आंसर देखिए, उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के अंतर्गत एक विचारधारा है जो तीन परस्पर संबंध सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एकमात्र संभावित परिणाम के रूप में सत्ता की राजनीति को अस्वीकार करना, यह यथार्थवाद के सुरक्षा युद्ध सिद्धांतों पर सवाल उठाता है। पारस्परिक लाभ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राज्य प्राथमिकता और नीति विकल्पों को आकार देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी अभिनेताओं की भूमिका। पहला देखिए, यह विचारधारा तीन कारकों पर जोर देती है जो राज्यों के बीच अधिक सहयोग और कम संघर्ष को प्रोत्साहित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो अहिंसक तरीके से विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि जब देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है, तो उनके बीच युद्ध होने की संभावना कम होती है। सही बात है, जब दो देश एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है भैया, जब दो देश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, जब दो देश आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं ना, दो देश आपस जुड़ते हैं, हमारा देश का बिजनेस वहां चलता है, हमारा देश का प्रोडक्ट वहां चलता है, वो देश का प्रोडक्ट यहाँ आता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। इससे हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, अच्छा कमाई होता है, देश का उन्नति होता है, देश का ग्रो होता है। तो भैया इससे युद्ध होने की संभावना बहुत कम होती है। लोकतंत्र का प्रसार, क्योंकि यह माना जाता है कि सुस्थापित लोकतंत्र एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते हैं, इसलिए यदि अधिक लोकतंत्र होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कम होंगे। चलो, लोकतंत्र रहेंगे अधिकतर, मतलब लोग एक हमारे देश में अगर लोकतंत्र होगा, जनता एक दूसरे से मिले होंगे, जनता एक साथ खड़े होंगे सरकार के लिए, है ना, तो ये हमारा युद्ध ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 था, भूमंडलीकरण या
भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आंसर, यह एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए दुनिया भर में प्राचीन जनसंख्या शामिल है, आंदोलन शामिल है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण है जो मानव समाज और राष्ट्रीय राज्यों के बीच बढ़ती जटिलता और अन्योन्य या सृजनता की विशेषता है। देखिए ये तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ना इसे रीड कर लीजिए, इसे रोक कर रीड कर लीजिए ना, और भी कई कोड बनाने हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसे पढ़ लीजिए आप लोग रोक के। अब देखिए 11 नंबर है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के महत्व की व्याख्या कीजिए, इसे पढ़ लीजिए रोक कर, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिकवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आंसर देखिए यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक ध्रुवीय व्यवस्था, ये टिप्पणी था, इसे भी आप लोग क्या कीजिए वीडियो को रोक कर देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब आया संरचनावाद, तो इसे भी आप लोग रोक के पढ़िए क्या है संरचनावाद। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, इसका आंसर यहाँ पे है, इनके बारे में टिप्पणी आएगा तो ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय संघ, इसे आप लोग देख लीजिए क्या है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद। 18 नंबर में है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, देख लीजिए आप लोग आंसर। 19 नंबर में सुएज समस्या, क्यों हुआ सुएज समस्या, जल्दी याद कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में है शक्ति संतुलन। तो इस तरह से ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए, उनके आंसर हुए, आप लोग इसे जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, देखिए फटाफट। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में चाहिए, डाउनलोड कीजिए, वहां से इनका पासवर्ड भी लगा होगा, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में होता है, इंस्टा में मैं पासवर्ड शेयर करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, देखना। बेस्ट ऑफ लक, वंडरफुल, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।